बहुत स्वागत है 23 की टक्कर में। सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है और पहली सूची में 39 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे और अब दूसरी सूची भी जारी कर दी गई है जिसमें 39 नामों का ही जिक्र है। और इन 39 नामों में खास बात यह है कि कुल 7 सांसदों को भी टिकट मिला है और इन 7 सांसदों में 3 केंद्रीय मंत्री हैं। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और बीजेपी के लिस्ट में 7 सांसद है कुल, इनमें 3 केंद्रीय मंत्री हैं, 4 वर्तमान सांसद हैं। बीजेपी की लिस्ट में इनका नाम शामिल है और खास बात यह कि राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का भी नाम इसमें शामिल है। इसके अलावा सीधी पेशाब कांड से चर्चा में आए केदारनाथ शुक्ला का टिकट कट गया है। अब शुक्ला की जगह सिंगरौली से सांसद रीति पाठक को यहां से टिकट दिया गया है। वहीं मैहर से नारायण त्रिपाठी का टिकट कट गया है। कुल मिलाकर के 39 नामों का जिक्र, इसमें 6 महिला उम्मीदवार भी शामिल। 39 में से 6 महिलाओं को भी उम्मीदवार बनाया गया है। बता दें आपको कि सतना जिले की मैहर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी का टिकट कट गया है। बीजेपी ने यहां से श्रीकांत चतुर्वेदी को अपना प्रत्याशी बनाया है। नारायण त्रिपाठी कुछ दिन पहले ही अपनी अलग पार्टी बना चुके हैं। हालांकि अभी घोषित तौर पर भाजपा से अलग नहीं हुए थे, लेकिन अब उनका टिकट कट गया और श्रीकांत चतुर्वेदी को अपना प्रत्याशी बीजेपी ने यहां से बनाया है। तो हम बड़े नाम भी बता रहे हैं। जबलपुर सांसद जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है और राकेश सिंह के बारे में खास बात यह है कि वो अमित शाह के बहुत करीबी माने जाते हैं। दिल्ली में उनकी अच्छी पकड़ बताई जाती है। लगातार 4 बार के सांसद है राकेश सिंह, अमित शाह के काफी करीबी, और राकेश सिंह की दिल्ली में अच्छी पकड़ है। बता दें कि एमपी में बीजेपी उम्मीदवारों की ये दूसरी सूची है और उसके जो बारीकियां, उसके बारे में जो जानकारियां वो हम आपको बता रहे हैं। उसकी खास बातें क्या है वो आपको हम समझा रहे हैं। गौरव इस वक्त हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, देखिए, बहुत लंबा मंथन हुआ भोपाल से लेकर के दिल्ली तक और ये साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इस बार विधानसभा चुनाव में न सिर्फ जीत बल्कि बम्पर जीत की पूरी तैयारी है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आज लिस्ट जारी हुई है, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक एक सीट को लेकर बीजेपी ने गहन चिंतन के साथ मंथन किया है और जिस तरीके से टिकट दिए गए हैं, सबसे हैरान करने वाली जो 7 सांसद है उनको टिकट देना है, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री है। जिन केंद्रीय मंत्रियों को टिकट मिला है, अगर जहां से इन्हें टिकट दिया गया है वहां की अगर हम बात करें तो अभी तक ये सीटें कांग्रेस के पास थी, जिसमें मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 से टिकट दिया गया है। इस विधानसभा पे कांग्रेस का कब्जा था। इसके अलावा अगर हम बात करें दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर को टिकट दिया गया है। दिमनी भी अभी कांग्रेस के कब्जे में है। इसके अलावा अगर हम नरसिंहपुर से बात करें, जहां से प्रहलाद सिंह पटेल को टिकट दिया गया है, ये नरसिंहपुर की विधानसभा अभी बीजेपी के पास है। लेकिन इस सीट को लेकर जब सर्वे सामने आए थे तो यहाँ पे ये बात सामने आई थी कुछ एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ है, जिसके चलते अब प्रहलाद पटेल को यहाँ से टिकट दिया गया है। इसके अलावा अगर निवास की बात करें तो निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते को टिकट मिला है, ये भी अभी कांग्रेस के कब्जे में है। अगर हम जबलपुर पश्चिम की बात करें, जो राकेश सिंह को जहां से टिकट मिली है, ये विधानसभा भी अभी कांग्रेस के कब्जे में है। यानी कहा जा सकता है जहां पर बड़े चेहरे उतरे हैं, ये सीटें ऐसी हैं जो अभी कांग्रेस के कब्जे में है, या तो फिर बीजेपी को आशंका इन विधानसभा सीटों को लेकर है, जिसके चलते अब यहां पे इन बड़े चेहरों को उतारा गया है। जिसे कहा जा सकता है कि अब एक भी सीट को लेकर बीजेपी किसी भी तरह का खतरा नहीं मोलेगी और जो बेहतर फैसला इन सीटों को लेकर होगा वो बीजेपी विधानसभा चुनावों को लेकर करेगी। और दूसरा, अगर हम देखें तो ये कहा जा सकता है कि बात पूरी कीजिए। सियासत में बीजेपी के पास जी भी कहा जा सकता है कि अगर हम प्रदेश की बात करें तो प्रदेश बीजेपी में अभी बहुत बड़े चेहरे सक्रिय तौर पर काम नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जब इन चेहरों को मध्य प्रदेश की सियासत में उतारा जाएगा तो कई बड़े चेहरे बीजेपी के पास पहुंचेंगे। बिल्कुल आप ठीक बात करें। सबसे बड़ा चेहरा तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रहा है, लेकिन अब और भी बड़े चेहरे जो है इस वक्त कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में होंगे। लेकिन गौरव, एक चीज और समझना चाहेंगे, ABCD का फॉर्मूला तय किया गया था और इस ABCD के फॉर्मूले के तहत जिन सीटों पर करारी हार हुई थी या कभी नहीं जीती थी, उसी फॉर्मूले के तहत टिकट वितरण किया गया था। इस बार भी यही दिख रहा है। भले ये बड़े चेहरे भी हैं, 7 सांसदों के नाम हैं, लेकिन इसमें भी यही दिख रहा है कि उसी फॉर्मूले को अपनाया गया है।
देखिए, जो पहली लिस्ट जारी हुई थी, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जो पहली लिस्ट जारी हुई थी वो सीटें ऐसी थी जिस पर बीजेपी कई बार हारी है या वहां पे स्थिति अभी भी कमजोर है। इसीलिए वहां पे 2 महीने पहले ही टिकट जारी कर दिए गए थे, लिस्ट जारी कर दी गई ताकि तैयारी करने का जो समय है वो पर्याप्त मिल सके। लेकिन इस बार की जो सूची आई है ये कई मायनों में कई तरह के समीकरण है इसमें। सबसे पहली बात तो ये कि जिन सीटों पर बीजेपी की स्थिति कमजोर महसूस की जा रही थी उन सीटों पर बड़े चेहरों को उतार दिया गया। इसके अलावा जो सीटें बीजेपी थोड़ी मजबूत स्थिति में थी वहां पे नए चेहरों को उतारा गया है। जैसे कि हम मैया सीट की बात करें तो वहां से जो है टिकट काटा गया है, नारायण त्रिपाठी का सीधी का टिकट काटा गया है, वहां पे ऋतिक पाठक को उतारा गया है। तो कहा जा सकता है कि एक एक सीट को लेकर एक गहन चिंतन किया गया है और एबीसीडी का जो फॉर्मूला बीजेपी ने पहली सूची में जारी दिखाया था वो इस बार भी है, लेकिन इस बार की जो स्थिति है वो और ज्यादा चिंतन के साथ जारी की गई है कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही थी, ऐसे में एक भी सीट का खतरा बीजेपी नहीं बोलना चाहती थी। ये कहीं से भी कोई गुंजाइश बाकी ना रहे और एक फुल प्रूफ जो है एक रणनीति बनाई जाए, इसी की तैयारी यहां पर नजर आ रही है। और लोकेंद्र मेरे साथ, मेरे सहयोगी दूसरे स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं। लोकेंद्र, देखिए 39 नाम सामने आए हैं और जब भी ऐसी लिस्ट सामने आती है तो हम ये जरूर स्क्रूटनी करते हैं कि कौन से चौंकाने वाले चेहरे हैं, कहां पर टिकट कटा है, कहां पर नहीं। लेकिन जो इस वक्त की स्थिति है, 7 सांसद, 3 केंद्रीय मंत्री, कुल मिलाकर के कांग्रेस की मुसीबत तो बढ़ जाएगी, क्योंकि इन 7 जगहों पर तो कम से कम उसी कद का ही नेता उतारना पड़ेगा। उन्हें अपने मौजूदा विधायक की टिकट भी काटने पड़ सकते हैं। बिल्कुल सऊद, इस बार तो ऐसा लग रहा है कि ये जो चुनाव है बीजेपी ने तय कर लिया है कि वो कदम कदम पर चौंकाएगी। पहले लिस्ट जारी कर देना, वो भी चुनाव की घोषणा से पहले, तब एकदम से अचंभित हुए लोग कि भाई ये लिस्ट कैसे आ गई। कांग्रेस शायद सोच भी नहीं पा रही थी। दूसरा ये कि इस लिस्ट में जिस तरीके से सांसदों की एक लंबी चौड़ी फौज खड़ी कर दी है, केंद्रीय मंत्री जिनकी हम अपेक्षा नहीं कर रहे थे शायद वो आ गए। सांसदों की अपेक्षा जरूर थी, क्योंकि पिछले कई महीनों से ये चर्चा थी कि जहां जहां बीजेपी को लग रहा है कि कमजोर है उन क्षेत्रों को साधने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए इस लिस्ट में भी जहां जहां से बड़े चेहरे उतरे हैं वहां पर इस वक्त बीजेपी बहुत मजबूत सिचुएशन में है, ऐसा नहीं लग रहा है। इसमें कुछ चेहरे अगर हम बात करें तो जो दिख रहे हैं वो साफ दर्शा रहा है कि बीजेपी इस वक्त शायद किसी भी तरीके से इस चुनाव को हारना नहीं चाहती है, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो चुनाव है वो राष्ट्रीय पटल पर भी एक बड़ा संदेश देगा। सऊद, अगर आप देखेंगे बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ती है, चाहे कोई सा भी चुनाव हो। लेकिन रडार पर इस वक्त कौन से चुनाव है? मध्य प्रदेश का है, छत्तीसगढ़ का है और राजस्थान का है। आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा फोकस इस वक्त कहीं दिख रहा है तो मध्य प्रदेश पर ही दिख रहा है, क्योंकि ये गढ़ रहा है बीजेपी का और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है और इसको बीजेपी गंवाना नहीं चाहती है। एक झटका लगा था साउथ 2018 में और बीजेपी शायद उम्मीद नहीं कर रही थी, और अब ये इतना लंबा समय इस सरकार को हो गया है और एक एंटी इनकम्बेंसी बनती है हर सरकार के खिलाफ, उसी को कहीं ना कहीं अब उससे ऊपर आना चाहती है। हाँ लोकेंद्र, मैं ये जानना चाह रहा था कि यहां पर फोकस मध्य प्रदेश में है, लेकिन अगर आप तीनों राज्यों की बात कर रहे हैं तो राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है, इधर छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार है, वहां से ज्यादा उस राज्य पर फोकस जहां पर लंबे समय से हमारी सरकार है, यानी कि बीजेपी इस वक्त वहां पर काबिज है। एक बात तो ये स्थिति देखने को मिल रही है। दूसरी बात ये भी है कि इसमें कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अब अगर इतने बड़े चेहरे और इतने बड़े पोर्टफोलियो के नाम यहां पर होंगे तो चुनाव अगर जीत जाती है बीजेपी तो फिर उनको उसी तरीके से पद भी देना पड़ेगा, उसी हिसाब से उसको पोर्टफोलियो को एडजस्ट करना पड़ेगा। हालांकि ये चीज तो अब चुनाव बाद जब रिजल्ट्स आएंगे उस पर मैटर करेगी, और ये क्या सोच समझकर, क्योंकि सऊद आपको याद होगा कुछ समय पहले तक जब बंगाल का चुनाव खत्म हुआ तो बार बार ये सवाल पूछा जा रहा था कि भाई अब कैलाश विजयवर्गीय क्या भूमिका में रहेंगे। वो हमारे कॉन्क्लेव में भी आए थे, उस समय भी मैंने ये सवाल उनसे किया था कि आजकल कैलाश जी क्या कर रहे हैं, किस भूमिका में हैं। तो तब उन्होंने कहा था कि मैं संगठन का आदमी हूं और काम कर रहा हूं लगातार। लेकिन अब उनको इस तरीके से इस पड़ाव पर आकर जब टिकट दे दिया जाता है, जब ऐसा लग रहा था कि अब तो उनके बेटे ही शायद मध्य प्रदेश में उनकी सियासत को आगे बढ़ाएंगे, आकाश विजयवर्गीय, और वो शायद केंद्र की राजनीति करते रहेंगे, लेकिन एकदम से जब उनकी राज्य की राजनीति में वापसी हो रही है तो चौंकाता है।
सेम चीज हम देख रहे हैं राकेश सिंह के साथ हो रही है। वो भी प्रदेश अध्यक्ष थे इससे पहले, उसके बाद वो सांसद थे, लेकिन उतने ज्यादा चर्चा में नहीं थे। उनको लेकर भी सवाल थे कि भाई वो किस भूमिका में है, अब वो भी चुनाव में उतर रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर के पास इस वक्त कह सकते हैं बड़ा पोर्टफोलियो है। वो कृषि मंत्री हैं, केंद्र की सरकार में कोई छोटा पोर्टफोलियो नहीं है, लेकिन वो एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहां पर बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि पिछली बार सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। हालांकि उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे, और बीजेपी के नेताओं से सऊद अब कभी भी पूछिए कि आप 2018 में क्यों हारे, तो एक ही जवाब मिलता है कि 2 अप्रैल की घटना और 2 लाख जो कर्जा माफी के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही गई। अब ये जो 2 अप्रैल की घटना, जो एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ एक प्रदर्शन हुआ था ग्वालियर चंबल इलाके में, उसके बाद बीजेपी को इस क्षेत्र में बड़ा नुकसान हुआ। और दूसरा जो ये मालवा का क्षेत्र आता है, इंदौर का क्षेत्र आता है, यहां भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। बीजेपी को इन 2 क्षेत्रों में सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला था। और अब इन 2 क्षेत्रों से हम देख रहे हैं 2 बड़े नेता आपको चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। वोट प्रतिशत ज्यादा हमारा था, वो ये भी बताते हैं। नहीं, वोट प्रतिशत ज्यादा था, लेकिन इन 2 क्षेत्रों में अगर हम मालवा निमाड़ की बात करें या ग्वालियर चंबल की, सबसे ज्यादा जो सीटें घटी बीजेपी की वो इन्हीं क्षेत्रों में घटी। और यहीं से हम 2 बड़े चेहरे इस वक्त देख रहे हैं। एक नरेंद्र सिंह तोमर को देख रहे हैं, और हमारे साथ दुर्गेश भी जुड़ गए हैं, क्योंकि जबलपुर से राकेश सिंह सांसद हैं, अब विधायक की भूमिका में दिखेंगे दुर्गेश। और जो संजय शुक्ला जिस सीट से भी विधायक हैं, जबलपुर के माने हुए नेता, उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। ये क्या समीकरण बन रहे हैं? वापस से राकेश सिंह की जरूरत राज्य की राजनीति में किस तरीके से देखा जाए इसे? राकेश सिंह को चुनावी मैदान में उतारना मध्य प्रदेश की निश्चित तौर पर यह संदेश देता है कि बीजेपी पूरी तरीके से उन सीटों पर फोकस कर रही है जहां पर कमजोर सर्वे पहुंचा है। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र वो विधानसभा क्षेत्र है जहां पर शुरुआत से ही बीजेपी कमजोर रही है। पिछले 2 चुनावों से बीजेपी को इस विधानसभा क्षेत्र में हार का देखना पड़ा था। तरुण भानुड़ जो है यहाँ से विधायक आते हैं। 2013 और 2018 में उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की थी, और इस बार भी उनकी जो सर्वे था वो कहीं ना कहीं पश्चिम विधानसभा क्षेत्र बीजेपी का कमजोर हो रहा था। और यही वजह थी कि कई महीनों से ये बात की चर्चाएं थी कि राकेश सिंह को पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से उतारा जा सकता है, क्योंकि संगठन में अच्छी मजबूत पकड़ रखते हैं, बड़ा चेहरा है, पिछले 4 बार से सांसद रहे हैं, और यही वजह है कि इस बार उनका नाम चर्चाओं में था। हालांकि इसके पहले जब हम उन लोगों से उनसे चर्चा की, राकेश सिंह ने साफ स्पष्ट तौर पर मना कर दिया कि वो चुनाव विधानसभा का नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी पार्टी का आदेश मिला है तो निश्चित तौर पर अब चुनावी मैदान में उतरेंगे, और कहीं ना कहीं राकेश सिंह पर एक बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी गई है पार्टी के द्वारा, क्योंकि पश्चिम विधानसभा क्षेत्र एक चुनौती मानी जाती है बीजेपी के लिए, और इस चुनौती को पार करना होगा अब राकेश सिंह के लिए, क्योंकि पिछले 4 सालों से राकेश सिंह जबलपुर में सांसद का चुनाव जीतते आ रहे हैं। बड़ी वोट बैंक के वोट का जो अंतर है उससे जीतते आ रहे हुए हैं। 4 लाख वोटों से 2019 में उन्होंने जीत दर्ज की थी। एक बड़ा चेहरा था, लोकसभा के सचेतक भी है वो इस समय वर्तमान में, और एक बड़ा पोर्टफोलियो है। और निश्चित तौर पर राकेश सिंह को मैदान में उतारना इस बात की ओर संकेत देता है कि बीजेपी किसी भी मोर्चे पर किसी भी तरह की लापरवाही या किसी भी तरह की चूक नहीं करना चाहती है। और यही वजह है कि इस बार बड़े सांसदों को मैदान में उतारा है, चाहे वो जबलपुर की बात हो, नरसिंहपुर की बात हो, या इसके बाद हम फग्गन सिंह कुलस्ते निवास की बात करें, और रीति पाठक की सतना से बात करें, क्योंकि ये वो चेहरे हैं जिन पर बीजेपी को भरोसा है कि ये अपनी ही सीट नहीं बल्कि आसपास की जो विधानसभा देखिए, इतना तो साफ हो गया है कि लगातार गहन चिंतन मंथन हुआ मध्य प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक, किस तरीके से नेताओं का दौरा चलता रहा। हमने देखा कई दौर की बैठकें होती रही और उसके बाद नाम फाइनल हुए। कहा जा रहा था कि बहुत पहले ही लिस्ट आ जाएगी, लेकिन उसका इंतजार किया गया, और जब आप सामने हैं तो कई चौंकाने वाली जो चेहरे हैं या स्थितियां हैं वो देखने को मिल रही है। और जैसा कि लोकेंद्र कह रहे थे कि शायद बीजेपी ने इस बार मन बना लिया है कि हर स्टेप पर चौंकाएंगे, और फुल प्रूफ तैयारी इस बार लग रही है। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। लोकेंद्र, मैं आपके पास भी आऊंगा, और दुर्गेश और गौरव आप भी बने रहिएगा। इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। बने रहिएगा न्यूज स्टेट के साथ।